फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सिर्फ 5 घंटे के अंतर पर 2 अलग अलग जगहों पर 5 राउंड फायरिंग हुई है। पहली घटना नामदा बस्ती के गुरुद्वारा के पीछे की बताई जा रही है, वहीं दूसरी घटना राज के घर के सामने हुई, जहां 3 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी घटना के पीछे जेल में बंद अपराधी बिल्ला पाठक का हाथ बताया जा रहा है। दोनों घटनाओं के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। बदमाशों की पहचान के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। नहीं कि मेरे भाई के साथ में बैठ के नशा करता है, तो हम मना किए कि भाई तुम उसको काहे नशा करवा रहा है, तो बस उसी में वो आके गोली चला के। कौन चलाया? वीर सिंह। वीर सिंह। रात में 12:17 में फोन आया कि हम कुंडी बोल रहे हैं, 20 लाख रुपया का हमको टोकन चाहिए। टोकन नहीं देने पर कन्हैया यादव के पास में जहाँ गए, कन्हैया यादव वहाँ तुमको भेज देंगे। हम बोला हम 20 लाख रुपया देखे ही नहीं, तुमको आपको कहाँ से 20 लाख रुपया देंगे, इतना बोल करके फोन हम काट दिया। ठीक, आज सुबह क्या सूचना मिला? आज सुबह जब हम घर से निकले तो फिर हमको अगल बगल थाना से फोन आया कि आपका घर पे गोली चला। तो हम बोला सर हम तो घर पे हमको नहीं मालूम है। तो फिर थाना में उधर गए तो लोगों को गोली चला हुआ, खोखा बरामद हुआ। खबर गुमला से आपको बता दें, जहां 14 महीने पहले लापता हुई नाबालिग को पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बरामद किया है। पुलिस जब उसे गुमला लेकर पहुंची तो मामला और भी अधिक चौंकाने वाला निकला। पीड़िता 6 महीने की गर्भवती निकली है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अपहरण और दुष्कर्म की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारियां चल रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी युवक मध्य प्रदेश का रहने वाला है और गुमला में रहकर काम करने के दौरान नाबालिग से पहचान हुई, तभी प्रेम जाल में उसे फंसाकर ग्वालियर लेकर भाग गया। जैसे ही आरोपी को पुलिस के आने की भनक लगी, वो तुरंत फरार हो गया। फिलहाल एसआईटी की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इस बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां के कटकमदाग थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तीनों की मौत की खबर सेप्टिक टैंक में उतरने की वजह से हुई है। जानकारी के अनुसार तीनों लोग अवैध महुआ शराब बनाने के लिए टैंक में उतरे हुए थे और लोगों ने टैंक में जहरीली गैस बनने के कारण हादसा होने की आशंका जताई। साथ ही टंकी का स्लैब बंद होने की वजह से हादसे का दावा किया जा रहा है। अचानक 10 बजे रात में हमको अगल बगल से फोन आया कि सेफ्टी टैंकी में कुछ लोग गिर गए हैं। हम लोग दौड़े हुए वहाँ गए तो देखे कि टैंकी में लोग गिरा हुआ है। 3-4 लोग गिरे हुए थे। तो उसमें फिर बहुत लोग बचाने का प्रयास किया और लोग फिर बहुत देर मैंने कसमोकस मेहनत किया। तो 1-8 घंटा के बाद फिर चारों को वहाँ से निकाला गया। फिर उसको हम लोग सदर अस्पताल लेके तुरंत गए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 3 लोगों को डॉक्टर साहब मृत घोषित बता दिए और एक अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनका जो भर्ती है। बाकी ये जांच का विषय है कि इनका मौत कैसे हुआ है, इस पर हम लोग। रात को ऐसे भाभी गाय को देखने के लिए जाती है, बांधती है, घुसाती है। तो उसी क्रम में टंकी में एगो पटरा रखा हुआ था, तो किसी कारणवश पटरा इधर उधर हो गया और भाभी ऐसे नीचे गिर गई। अब नीचे गिरने के बाद में भैया भी बाहर इधर उधर कुछ कर ही रहे थे, तो दौड़ के आए देखने के लिए। तो देखते हैं कि भाभी नीचे गिर गई। तो वो भी आनंद फानन में ऐसे बचाने के लिए गए, तो वो भी ऐसे गिर गए और गिर जाने के बाद में मूर्छित हो। तो वर्तमान समय में ऐसी घटना से सबक लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए और लोगों को इस प्रकार की कार्यों में ऐसे जान जोखिम में डाल करके कार्य नहीं करना चाहिए, ताकि उनका परिवार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बरकरार रहे। बहुत ही दुखद घटना है। माता रानी से प्रार्थना करेंगे इस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे और जो भी इस परिवार के गरीब परिवार जो भी आर्थिक सहायता के लिए जो भी मदद का जरूरत पड़ेगा प्रशासनिक रूप से। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत कूद गांव में एक सेप्टिक टंकी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। बताया जाता है कि एक एक करके जो है वो सेप्टिक टंकी में जा रहे थे, लेकिन अचानक जो है दम घुटने से उनकी मौत हो गई और एक जो है फिलहाल गंभीर बताया जा रहा है, जिसका इलाज जो है हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि उस सेफ्टी टंकी में जो है जावा महुआ रखा हुआ था, कहीं ना कहीं ऊपर से ढकने के बाद जो है वह एक गैस के रूप में तब्दील हुआ और उसके बाद जो है यह गैस जो है जहरीला साबित हुआ और 3 लोग की मौत हो गई है। फिलहाल जो है तीनों के शव को हजारीबाग का शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है।
दूसरी तरफ हजारीबाग पुलिस की माने तो इस पूरे मामले पर जो वो छानबीन कर रही है। वहीं जो कटकमदाग थाना के जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आवेदन प्राप्त होगा उसी अनुसार से आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन देखा जाए तो सुरक्षा के साथ साथ जो है जिस तरीके से जावा महुआ को रखा गया था, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं कई अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखने वाली बात है कि इस पर जो है जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और आगे की क्या कार्रवाई होती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। धनबाद से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां मिठाई की दुकान में भीषण आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू भी पा लिया है। इस घटना में लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। गैस लीकेज की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, धू कर कैसे ये मिठाई की दुकान जल गई है, ये आप देखिए। गैस लीकेज मुख्य कारण बताया जा रहा है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये तस्वीरें देखिए कैसे फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और आग पर काबू पाती है। और क्या क्या इसमें जला? गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है क्या? नहीं, बच गया। उस समय सब मिस्त्री काम कर रहे थे, दुकान खोल ही रहा था। दुकान खोल रहा था, लगभग दिख रहा है कि सिंगाड़ा वगैरह सब खत्म हो चल ही रहा था, काम शुरू हो रहा था। कितना का आकलन कर रहे हैं नुकसान? 5 लाख। 5 लाख सब सामान जल गया। तो फ्रिज वगैरह था। काफी रोड पर आए दिन जाम लगा रहता है और बिल्कुल अवैध रूप से दुकान के बाहर 4-4 फीट 5-5 फीट दोनों भाई कब्जा करके रखा है। कोई बोलने वाला नहीं है, प्रशासन आता भी है तो चला जाता है। 15 फीट से ज्यादा होगा और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। जान माल का खतरा, ऊपर में रहते हैं बूढ़ा बूढ़ी दोनों, किसी का भी जान चला जाता है यहाँ पर। कारण पता तो वही तेल गर्म हो रहा था, उसी पर जो है कहीं सिलेंडर लीकेज किया है। अभी भी अंदर में सिलेंडर पड़ा हुआ है। और अब खबर सियासी गलियारे से। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने अवैध घुसपैठ को लेकर सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के लिए झारखंड सबसे सुरक्षित जगह बन गई है क्योंकि झारखंड में तुष्टीकरण वाली सरकार है। कई सीमावर्ती इलाके हैं, जो पाकुड़ की बात करें, साहिबगंज की बात करें, जामताड़ा की बात करें, दुमका की बात करें, देवघर की बात करें, और अब तो बहुत हद तक भीतर के इलाकों में भी, लोहरदगा में भी बड़े पैमाने पर इन मुस्लिम घुसपैठियों के घुसने की बातें आ रही हैं। जिस तरीके की कड़ाई पश्चिम बंगाल की सरकार बरत रही है और आप रोज खबरें देख रहे हैं कि बांग्लादेश की सीमा पे लगातार घुसपैठियों की भीड़ लगी हुई है वापस जाने के लिए, लेकिन बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेज उनको जाने नहीं दे रही है, घुसने नहीं दे रही है। तो उनके लिए जो सबसे सेफ हेवन है वो कौन सा है? झारखंड। झारखंड उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। बढ़ते आगे, बाबूलाल मरांडी आज पारसनाथ की पावन पहाड़ियों पर स्थित दिशोम मांझी थाना पहुंचे और पूजा अर्चना कर उन्होंने देश और राज्य की सुख शांति की कामना की है। इस स्थान में पहुंचकर उन्होंने ये कहा कि 16 मई को मधुबन प्रवास के दौरान मैं आया था और तब मरांग बुरु दिशोम मांझी थान का द्वार बंद मिला था। स्थानीय लोगों ने चाबी प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास होने की बात कही थी, तब मैंने स्पष्ट चेतावनी दी थी और आज दिशोम मांझी थान पहुंचने पर द्वार खुला हुआ देखा तो खुशी हुई है। ये श्रद्धालुओं की आस्था और परंपरा के सम्मान की दिशा में सकारात्मक पहल है। तो वो खुला ही रहना चाहिए ताकि कोई भी आकर के दर्शन कर सके, पूजन कर सके। तो मुझे लगा कि शायद पिछले बार जब आए थे और हमने ताला लगा हुआ देखा, कोई किसी को नहीं देखते। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर कहा था और हम समाज के लोगों से भी बात करेंगे, किसी न किसी को लोग यहाँ नियुक्त करें जो सुबह शाम आकर के उसको साफ सफाई करें। और देखिए, डीलिस्टिंग को लेकर देश भर में विवाद जारी है। देश भर के आदिवासी समाज के लोग पिछले दिनों दिल्ली में डीलिस्टिंग के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डीलिस्टिंग कोई नया मुद्दा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी जल जंगल जमीन को निशाना बनाकर डीलिस्टिंग करना चाहती है और इसका प्रमाण ओडिशा और छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तब ये देश और संविधान ये ताकत देता है लोगों को, अपने लोगों को, कि वो अपने अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो बातें
कोई भी कह रहा हो या कोई भी संगठन दावा कर रहा हो वो पूरा बेबुनियाद है। और मैं इस बात को इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जल जंगल जमीन ही निशाना है इसमें। आप देखिए उड़ीसा में क्या हुआ, आप देखिए छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में क्या हुआ। बढ़ते आगे देखिए 2029 चुनाव को लेकर जेडीयू ने कोल्हान प्रमंडलीय बैठक की और ये बैठक पूर्वी सिंहभूम महानगर की ओर से आयोजित की गई है। इस बैठक में पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ साथ कोल्हान क्षेत्र में जेडीयू की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो, विधायक सरयू राय समेत जेडीयू के कई बड़े और दिग्गज नेता मौजूद रहे। आज है सो यहाँ कोल्हान क्षेत्र में कार्यक्रम अभी हो रहा है, आप लोग सामने देख रहे हैं। और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यक्रम किया गया है। सबको निर्देश कार्यकर्ता को दिया गया है, गांव स्तर पर और पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर और है सो आपका जिला स्तर पर संगठन को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना है। और जनता का काम करके व्यक्ति तो किसी का निखरेगा तभी हम कह सकते हैं कि उसको आप टिकट दे दीजिए। ऐसा हम कोई किसी को भी कह दें कि इनको लड़ा दिए चुनाव तो होता नहीं है। इसलिए ये कोशिश हो रही है कि इस तरह का व्यक्तित्व सामने आए जिसको हम कहें कि नहीं ये सीट हम इसके माध्यम से जीत सकते हैं। तो प्रयास है, अभी तो शुरुआत। खबर धनबाद से है, जहां निरसा के बैजना पंचायत में मुखिया पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पंचायत के ही निवासी राजू भुइया ने मुखिया अजय पासवान पर धमकी देकर 9,30,000 रुपए ठगने के आरोप लगाते हुए निरसा थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि जब धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो मुखिया ने उल्टे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर दिया। उधर मुखिया अजय पासवान ने सभी आरोपों को बेबुनियाद और साजिश करार दिया। हम लोग पता नहीं क्या सर, हम लोग जाएंगे थाना गए थे, हम लोग बैठाया, पूछा पाछ किया, हम लोग जो सच था बता दिए। बोला ठीक है हम लोग करें, उसका कानून करवाए। क्या करेगा सर, पुलिस लोग कानून करवाए, कुछ नहीं किया हम लोग। आपको केस किया है, आपका फलना 5 गोटा का नाम है, तो ससुर बोला कि हम तो पैसा नहीं देंगे, उतना पैसा हम लोग कहाँ सके। कितना मांगा था नाम हटाने का? नाम 5 लाख रुपए सर। तो उसको कितना दिया? 2.5 लाख। टोटल आप लोग कितना दिए? 9 लाख। टोटल पैसा आपका 9,30,000। कोर्ट का पेपर बना हुआ जिसमें गवाही रखा और अभी झूठा आरोप ही लगा रहा। जब हम उसका घर बोलने गए 3-4 बार कि कम से कम बच्चा को दे दीजिए, तो बोला हम देंगे ना, हम समझेगा। उस पर वो हम ही पर झूठा आरोप लगा रहा, उसका टोटल करवा। तो करते हैं अगली खबर का। चाईबासा सांसद जोबा मांझी की सादगी की चर्चा एक बार फिर दिख रही है। दरअसल सांसद जोबा मांझी और उनके विधायक बेटे जगत मांझी गुदड़ी के लीगिर गांव में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के भोज की भी व्यवस्था थी, जिसमें सांसद और विधायक ने बिना तामझाम के लोगों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया है। इस दौरान जब सांसद को अपने बीच पाकर लोग असहज महसूस करने लगे तो सांसद ने आंदोलनकारी परिवार से आने की बात कहते हुए शांत कराया। वहीं गिरिडीह के डलुआ वारडी थाना क्षेत्र में बेकार सड़कों के कारण खटिया से महिला को अस्पताल ले जाने का मामला सामने आया, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया और डीसी से बातचीत कर मदद का आश्वासन दिया है। वहीं सीएम हेमंत से अपील की है कि गांव से आने जाने की मुकम्मल व्यवस्था की जा सके ताकि किसी मरीज को अस्पताल जाने में कोई परेशानी ना हो। ये है कि किस प्रकार से ये दिक्कत है, कठिनाई है, और उसका एकमात्र कारण है अगर गांव तक अच्छी सड़कें होती तो संभवतः सरकार की एम्बुलेंस नहीं भी जाता तो कोई प्राइवेट गाड़ी से भी लोग उठा करके लोग ला सकते थे, समय पर हॉस्पिटल तक लोग पहुंचा सकते थे। इसलिए हम हेमंत सोरेन सरकार से कहेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं और पूरे झारखंड के लिए राज्य के मुख्यमंत्री, तो भाई जितनी भी इस प्रकार की गांव है, ठीक है सब गांव को हम तुरंत पक्का नहीं कर सकते, लेकिन मोटरेबल तो हम कर सकते हैं। नदी नाला में पुल पुलिया तो बना सकते हैं। तो सरकार को इस काम को युद्ध स्तर पर करना चाहिए। देखिए, गिरिडीह में कई गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ताजा मामला पीरटाण प्रखंड के दालुवाडीह गांव का बताया जा रहा है, जहां गांव में प्रसव पीड़ा से गर्भवती महिला परेशान थी, तड़प रही थी, लेकिन सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं आ
सकी, जिसके बाद ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खाट पर लादकर करीबन 4 किलोमीटर पैदल चलकर ही अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को चेतावनी दी है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो चुनाव में वोट का बहिष्कार किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं रोड कैसा है, रोड कैसा। खबर गोड्डा से, जहां कॉलेज में छात्रों का आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। छात्रों का प्रदर्शन सरकार के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें छात्रों की कम संख्या का हवाला देकर कई विषयों को बंद कर दिया गया है। सरकार ने समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र और उर्दू जैसे विषयों को बंद करने के आदेश दिए थे। इस फैसले को लेकर कॉलेज परिसर में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में आवेदन और पोस्टर लेकर छात्र सरकार से अपने फैसले पर पुनः विचार करने की मांग कर रहे हैं। कल यह पारित किया गया है कि इसमें गोड्डा कॉलेज से 5 सब्जेक्ट को हटाया जाएगा, जिसमें उर्दू है, सोशियोलॉजी है, मनोविज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी है और एक फिलॉसफी है। यह सही है कि इन विषयों में मेजर में कम छात्राएं हैं एडमिटेड, लेकिन माइनर में है। अभी हम गोड्डा कॉलेज में मौजूद हैं। इस गोड्डा कॉलेज की स्थापना 1954 में हुई थी और ये इस शहर का एकमात्र सरकारी कॉलेज है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ छात्र जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और एक सांकेतिक रूप से हाथों में तमगा लेकर कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ पर से कुछ सब्जेक्ट को है जो कि बीए की पढ़ाई जो होती थी, अब उसे यहाँ से हटाया जा रहा है। उसके पीछे की बहुत सारी वजह हैं। अब बताया जा रहा है कि उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट की कमी है, इस वजह से उन सब्जेक्ट को यहाँ से हटाया जा रहा है और यहाँ पर जो उस सब्जेक्ट के फैकल्टी हैं उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बैठे हैं धरने पर। यहाँ पर पहले एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई होती थी और ये सब्जेक्ट अब यहाँ से खत्म होने जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पे स्टूडेंट की कमी है, तो अगर हम सोशियोलॉजी को हटा देते तो क्या स्टूडेंट बढ़ जाएगा? पढ़ने वाले की संख्या तो बढ़ेगी तो नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यहाँ 3-4 कॉलेजेस हैं जहाँ बीए की पढ़ाई होती है, उसमें से एक गोड्डा कॉलेज है जहाँ पे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ से भी हटा दिया जाएगा तो हम लोग कौन सा कॉलेज जाएंगे? अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इनकी मांगे कब पूरी होती है, या जो वर्षों से चली आ रही पढ़ाई यहाँ पर जो 4-5 सब्जेक्ट जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, उर्दू जैसे सब सब्जेक्ट थे उसे यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। अमित सिंह, न्यूज़ 18, गोड्डा। क्षेत्र में 3 ठगों ने साधु का वेश बनाकर महिलाओं से सोने के आभूषण और पैसे ठगने की कोशिश की है। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने 3 ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बताया जा रहा है कि 3 युवक साधु के वेश में महिला के घर पहुंचे थे। पानी पीने के बहाने महिला के घर में आकर बैठ गए और महिला को बातों में सारे गहने उनसे उतरवा लिए। थोड़ी देर बाद जब शक हुआ तो महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनते ही गांव वालों ने तीनों ठगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर से पहले तो वो आया, दक्षिणा मांगा, हम पहले दक्षिणा दिए उनको, तो बोला 100 रुपया दो बाबा माँ, 100 रुपया 20 रुपया क्या दे रही हो ये? तो हम 100 रुपया दिए उनको। तो बोले माँ पानी पिलाओगी? वो बोले क्यों नहीं पिलाएंगे, पूजा का दिन है। जरूर पिलाएंगे, तो थोड़ा कुछ दे के, सिर्फ पानी तो नहीं दे सकते। बेटी को बोले तो वो प्रसाद और मिठाई ला के दी। पहले एक आया, उसके बाद दूसरा आया, तो फिर हम तीसरा को हम नहीं देखे थे, हम 2 ही को देखे थे, 2 ही को। अगली खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां रजरप्पा थाना क्षेत्र के भैरवी जलाशय में गहरे पानी में डूबकर रांची के डोरंडा निवासी हामिद खान की मौत हो गई है। हामिद अपने दोस्तों के साथ भैरवी जलाशय में नहाने के लिए पहुंचा हुआ था। इसी दौरान वो फिसल गया और गहरे पानी में जाकर गिर गया। सोशल मीडिया पर भैरवी जलाशय का ये वीडियो वायरल होने के बाद हजारों की संख्या में लोग स्लिप वे के पास नहाने के लिए और रील्स बनाने के लिए पहुंचते हैं। रामगढ़ डीसी के आदेश के बाद रजरप्पा थाना पुलिस लगातार भैरवी जलाशय के आसपास पेट्रोलिंग भी कर रही है। लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, माइकिंग की जा रही है। बावजूद इसके लोग गहरे पानी के करीब जाते हैं और इस तरह का हादसा हो जाता है। 12 दिन में दामोदर नदी सहित दूसरे जलाशयों में डूबने से 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने रांची शहर के अलग अलग पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया।
इस दौरान पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार की अर्थ नीति की आलोचना की है। उन्होंने पूछा कि केंद्र के पास 90 दिन का स्टॉक है तो फिर नई कीमत क्यों जारी हो रही है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल डीजल के भंडारण की अपील की ताकि इमरजेंसी में देश की स्थिति मजबूत रहे। काम करने वाले कर्मचारी को असर नहीं पड़ेगा, बड़ी बड़ी तनख्वाहें पाते हैं, लेकिन छोटे लोगों को देखिए तो क्या असर पड़ रहा है। एक दूसरा, ये बराबर बोलते रहते हैं कि 90 दिन का तेल है, 90 दिन का डीजल है, 90 दिन का ये गैस है। इसका मतलब पहले से मंगाए हैं। वो जब पहले से मंगाए हैं और क्रूड ऑयल का दाम अभी बढ़ रहा है तो पहले का तेल का क्यों बढ़ा रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा यहाँ इस मौके में, मैं अर्थनीति की बात कर रहा हूँ। खबर रामगढ़ से, जहां आए दिन ट्रैफिक नियमों का पालन न करने की वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अल्कोहल की मात्रा पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना कर और साथ ही साथ गाड़ी जब्त भी कर ली जाएगी। पुलिस हर दिन शाम में शहर के अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाती है और कई लोग इसमें फाइन भी भरते हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस अभियान से जुड़ी हुई। से शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को खिलाफ में ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चला रही है। देख सकते हैं, मैं सुभाष चौक के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर ड्रंक एंड ड्राइव का टेस्ट किया जा रहा है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन से यहाँ पर जांच की जा रही है और उसके बाद ही वाहनों को आगे जाने दिया जा रहा है। जो भी अगर शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये लगातार जो ये अभियान जो है, क्योंकि नशे की हालत में काफ़ी रोड एक्सीडेंट्स रामगढ़ जिले में हो रही थी। ऐसे में हम सीधे यहाँ बात करेंगे ट्रैफिक के इंस्पेक्टर से। बताइए किस तरह की जांच कर रहे हैं? अल्कोहल जांच किया जा रहा है। ये जो दारू पी के गाड़ी चलाते हैं उस पर 10,000 का फाइन होता है या गाड़ी सीज किया जाता है। अच्छा, 10,000 का फाइन होता है। तो लगातार ये ड्राइव चल रहा है? हाँ, पर डे ड्राइव चल रहा है। एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए? जी, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए, ड्राइवर की सुरक्षा के लिए ये किया जा रहा है। ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना है, क्योंकि काफ़ी रोड एक्सीडेंट जो यहाँ पर लगातार हो रहे थे। इसको देखते हुए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीने की हालत में गाड़ी चलाइएगा तो 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे